हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 11 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछे जाने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथी कि आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और साथियों, मैं आपको सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कराने वाला हूं, जो आपको दोस्तों अच्छे से सभी कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो 4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जिनमें से 3 क्वेश्चन और एक डेरिवेशन था, उसको मैंने करा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 5 जो क्वेश्चन था, अपवाह वेग जिन्हें हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, क्या होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अपवाह वेग किसे कहते हैं एवं इसका प्रतीक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी चालकतार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप सभी को पता है मेरे साथी कि कोई भी चालकतार है तो उसमें क्या होती है, करंट का प्रवाह होता है। तो कोई भी चालकतार है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इस वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा कि क्या है, कोई भी चालक तार है, ठीक है ना, कोई भी तार है, उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का जब प्रवाह होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो गति करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है ना, वो जिस स्पीड से चलते हैं, उनका वेग जितना होता है, उसी वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। कोई भी तार है, मान लीजिए ये तार है, तो ये तार है तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक, तो इसमें धारा का जब प्रवाह होगा तो इसमें धारा का प्रवाह क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं जिस स्पीड से करेंगे, ठीक है ना, उसी स्पीड को हम क्या बोल देंगे, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। इसका मान कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, इनका मान होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, इसका मान होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका प्रतीक भी पूछ लेता है कि इसका सिंबल क्या होता है, तो अपवाह वेग को हम लिखते हैं BD से। ठीक है साथी, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है BD। आपको अच्छे से यहाँ पर इसको भी याद कर लेना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। यानी कि जो आप नॉर्मल जो सेल देखते हैं ना, ठीक है ना, उसमें एक होता है विद्युत वाहक बल, जिसको ई से लिखते हैं। तो यहाँ पर उसका डिफिनेशन पूछा गया है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी आवेश है, ठीक है ना, आवेश को हम लिखते हैं Q से। तो कोई एक आवेश है, कोई एकांक आवेश है, अगर हम उस आवेश को क्या करेंगे, किसी परिपथ में, ठीक है ना, कोई परिपथ बना हुआ है, करंट का प्रवाह उसमें होता है, अगर हम उसमें क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, तो सेल के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है ना, उसी ऊर्जा को हम क्या बोल देंगे, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आप इस प्रकार से समझिएगा, कोई भी आवेश है, ठीक है ना, अगर हम उस एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित कर देंगे, तो करने के बाद में जो सेल होगा, ठीक है ना, उससे क्या होगा, कोई बल्ब जलने लगेगा। तो वही जो सेल है ना, उसके माध्यम से जो ऊर्जा निकली है, जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसी ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। साथियों, विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। तो ई बराबर हो जाएगा W/Q। ठीक है साथियों, W यहाँ पर क्या है, तो कार्य है,
क्यू यहाँ पर क्या है आप सभी को पता होगा, क्यू आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप इसको भी यानी कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार दोस्तों यहाँ पर फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। मात्र 10 सेकंड में बता दूँ आपको कि किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को अपवाह वेग कहते हैं। और जब हम एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करते हैं तो सेल के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी ऊर्जा को हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन कि धारा घनत्व की परिभाषा बताइए, ठीक है ना। जो करंट डेंसिटी होता है, जो धारा घनत्व होता है, उसका आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताना है। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका सूत्र भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आसान तरीके से आपको बता दूं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी कोई भी तार है, कोई भी चालक तार है, ठीक है ना, उसमें किसी एकांक बिंदु पर कोई एक बिंदु मान लेंगे, उस पर अगर क्या होगा, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कोई तार है, ठीक। तो अगर ये कोई तार है तो अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका क्या होगा, कोई क्षेत्र होगा। अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको क्या झटका लगेगा, ठीक है ना। तो कोई भी चालक तार है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, तो उसका क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। और उस क्षेत्र में जितनी धारा गुजरेगी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है क्या कि गुजरने वाली धारा को हम, जो धारा गुजर रही है ना, इस धारा को हम क्या बोल देते हैं, तो जो धारा गुजर रही है इस धारा को हम बोल देते हैं धारा घनत्व। ठीक है साथियों, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर धारा की संख्या नहीं होगी, वह 1 2 3 4 संख्या यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर केवल धारा जो होगी ना उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है साथियों, तो कोई भी चालक तार है अगर उसमें उसका क्षेत्र होगा तो उसका जो अगर क्षेत्र होगा तो उसके क्षेत्र में, उसके क्षेत्रफल में गुजरने वाली जो धारा होगी उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को हम जे से लिखते हैं, तो जे बराबर हो जाएगा I/A। ए क्या है, क्षेत्रफल है, आई क्या है, धारा। यानी किसी क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा को हम क्या बोल देते हैं, धारा घनत्व, यानी कि जे कहते हैं। इसीलिए जे बराबर I/A होता है। अब दोस्तों धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, आई का मात्रक क्या है, आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, सभी को पता होगा। ए फॉर एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा, आई का हो जाएगा एम्पियर और ये का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है साथियों, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा कर देंगे तो इसी को हम क्या बोल देंगे, विशिष्ट चालकता। ठीक है साथियों, उल्टा करने का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए अगर लिखा ये P, ठीक है ना, P या फिर R, R का उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, P से या फिर रो से। और अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। और जब हम इसका उल्टा कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो ये विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। अर्थात कि दोस्तों सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो या फिर 1/P। ठीक है साथियों, और विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा महो प्रति मीटर। ठीक है ना, महो बटे मीटर या फिर महो प्रति मीटर, या फिर आप कह सकते हैं महो मीटर इनवर्स। ये दोस्तों नीचे बटे में है, ऊपर जाएगा तो ये
प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम महो इंटू मीटर इनवर्स यानी -1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों बता दूंगा, ठीक है ना। इतना आसान आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आप किसी से भी पढ़ लेंगे, अगर आपके पास नोट्स होगा दोस्तों आप वहाँ पर देखिएगा, इतने शॉर्ट में आपको इसका उत्तर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो मेरे साथियों, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ये दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनुक्रमानुपाती का मतलब पहले आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत मतलब क्या होता है उल्टा, यहाँ पर अभी आया था व्युत्क्रम और यहाँ पर भी क्या लिखा है व्युत्क्रमा, यानी कि दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अगर दोस्तों दूरी बढ़ेगी तो अनुक्रमानुपाती मतलब ये भी बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो यहाँ पर ये घटेगा। तो यहाँ पर अब इसके पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर दूरी बढ़ेगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो होता है ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि ये इसका उल्टा होता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, ठीक है साथियों। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है साथियों। तो इतने ही आसान तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है, मात्र 6 शब्दों में। दूरी के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में इसका दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसका उत्तर भी शॉर्ट में होगा। एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, यानी कि अगर कोई दोस्तों धारामापी है आपको उसे वोल्ट मीटर में बनाना है तो आप कैसे बदलेंगे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे और प्रतिरोध कैसा होगा, तो प्रतिरोध जो होगा वो हाई यानी उच्च हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे तो धारामापी क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 11वां नंबर का है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है साथियों, तो क्वेश्चन है लेंज का नियम लिखिए, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम क्या होता है। तो किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह जो होता है ना, यह उस कारण का विरोध करता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है साथियों कि कोई भी परिपथ है, ठीक है ना, जिसमें धारा प्रवाह होती हो, तो कोई भी परिपथ है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा जो भी होगी वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, ठीक है ना। अगर वो इधर जा रहा है तो वो बोलेगा इधर जाओ, ये इधर जा रहा है तो बोलेगा इधर जाओ। सिंपल सा मतलब साथियों ये है, ठीक है ना, कि ये उसमें कुछ भी क्रियाएं होंगी तो ये उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। बस इसी विरोध की क्रिया को हम लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है साथियों। तो कोई भी परिपथ हो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है उसकी दिशा चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना, वह अगर उस क्रिया का विरोध कर रहा है तो वही क्या है, लेंज का नियम है, ठीक है प्यारे साथियों। तो आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से इसको भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैं हर बार बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि स्व मतलब स्वयं, प्रेरण मतलब प्रेरण, इसका आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इसका परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर
उस कुंडली में वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। दोस्तों, स्व का मतलब होता है अपने आप, स्वतः, यानी कि स्व मतलब क्या होता है अपने आप, और प्रेरण मतलब क्या हो जाए जब प्रेरणा उसके अंदर आ जाए। तो अगर आप इसका मतलब समझ गए ना, स्व मतलब अपने आप, प्रेरण मतलब प्रेरणा आ जाए, तो इसका डेफिनेशन आपका तैयार। अब देखिए कैसे, किसी कुंडली से, मान लीजिए कोई कुंडली है, उसके संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, अगर उसके मान में परिवर्तन होने पर, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में क्या होगा, जो वैद्युत वाहक बल होता है ना और वैद्युत धारा जो होती है उत्पन्न हो जाती है। यानी कि दोस्तों, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें स्वतः अपने आप ही वैद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न हो जाएगी। और जब ये अपने आप उत्पन्न हुआ है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, स्वप्रेरण होता है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे और आप बिना रटे आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है ना, आपको इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप रटेंगे तो कल भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे, और मान लीजिए आप किसी तरह रट भी लेंगे तो एग्जाम में आप भूल जाएंगे, गारंटी है। तो इसीलिए आप इसको इस प्रकार से याद रखिए, स्व का मतलब होता है अपने आप, फिर या फिर स्वतः। प्रेरण का मतलब क्या होता है, वो जब उसके अंदर प्रेरणा आ जाए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में कुछ भी परिवर्तन होता है, तो जब परिवर्तन होता है तो वो उसमें अपने आप ही वैद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब साथियों, स्वप्रेरण का बीमा भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो हम ये नहीं जानेंगे कि किस प्रकार से इसका बीमा निकलता है, बस केवल हमें इतना याद कर लेना है कि इसका बीमा क्या होता है। तो इसका बीमा मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं। इसका बीमा आप याद कर लीजिएगा, यम एल टी ए। ठीक, एम एल टी ए तो सभी में होता है, इस प्रकार से आपको लगा देना है वरना आपका गलत हो जाएगा। तो एम एल टी ए, उसके बाद में आपको +12, ठीक, -22 आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है, +12 -22। +12 का मतलब +1 +2, 12 हो गया, -2 -2, यानी कि दोस्तों +1 प्लस क्या हो जाएगा, यम 1 और L2 T-2 A-2। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 और -22 याद आपको कर लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फैराडे साहब ने जो नियम दिया था ना, इनके 2 नियम थे। दोनों नियमों को आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, और इस बार दोस्तों गारंटीड है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए इन्होंने 2 नियम दिया था। ठीक है ना, इनके नियम बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, फैराडे का जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसके बारे में बताना है। तो इन्होंने क्या 2 नियम दिया था, किसके आधार पे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम हम जानेंगे, तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो वही था ना ये, कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें धारा एवं वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है, वही जो सेम ही तो है कि अगर दोस्तों कोई भी चुंबकीय फ्लक्स है, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही इनका प्रथम नियम है और यही चीज़ वहाँ पर स्वप्रेरण की परिभाषा है। बस दूसरा नियम क्या है साथियों, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ ना वैद्युत वाहक बल, ये चुंबकीय फ्लक्स के -नेगेटिव के बराबर होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको फैराडे के दोनों नियमों को अच्छे से याद रखना है कि पहला नियम क्या होगा, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वैद्युत वाहक बल अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, और जो वैद्युत वाहक बल दूसरे नियम में जो उत्पन्न होगी वो इस चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होगी। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप फैराडे के नियम को बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में गए होंगे, और आपको लगभग दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो है ना, लगभग सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद भी हो रहे होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। और साथियों मैं आपको बता दूं
कि कल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मैराथन आने वाली है, ठीक है ना। मैराथन, वो भी दोस्तों हिंदी का। अगर आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। कल एक वीडियो आने वाला है हिंदी में, अगर आप केवल उतना पढ़ लेते हैं, वीडियो जो होगा 2 से 3 घंटे का होगा दोस्तों, ठीक है ना। 2 या घंटे में कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए। उस 2 घंटे की वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपका दोस्तों हिंदी में 95 नंबर अच्छे से पक्का हो जाएगा। मैंने जो उस वीडियो में, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, ठीक है ना, ये नहीं कि मतलब केवल इम्पॉर्टेंट बता दीजिए ये पढ़ लीजिए, मैं कौन से इम्पॉर्टेंट है ये भी बताया है, साथ में मैंने उसको उत्तर को भी बताया है कि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथी कि आप उस 2 से 3 घंटे का वीडियो बनेगा, आप उसको देख लीजिएगा। हिंदी में साथियों आपका बहुत ही बेहतरीन नंबर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन क्या है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। क्या है साथियों वैद्युत अनुनाद, क्या होता है। तो किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति, कोई भी वैद्युत परिपथ है उसकी ऐसी स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ के प्रतिबाधाओं के मान शून्य हो जाते हैं, तो उसी को हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या है मेरे साथियों कि कोई भी वैद्युत परिपथ है, ठीक है ना, वो कार्य कर रहा है और एक स्थिति ऐसी आ जाए जब उसमें जितने भी प्रतिबाधाएं लगती हैं उसके मान जब 0 हो जाएं, जब शून्य हो जाएं, तो उसी को हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। दोस्तों ये काफ़ी बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लगभग हर साल, कि भंवर धारा क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि भंवर धारा जो होती है ना, आपको याद कर लेना है सिंपल सा, कि फोको ने इसको दिया था। किसने दिया था? फोको। कब? 1875 में, ठीक है ना साथी। तो भंवर धारा को सबसे पहले फोको ने 1875 ईस्वी में दिया था। इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो जब किसी चालक वस्तु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा उत्पन्न होती है जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। दोस्तों अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा ना, तो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे ना, इसका उत्तर और इसका उत्तर लगभग मिल रहा है, ठीक। उनके पहले नियम में भी था फैराडे के कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है धारा उत्पन्न होती है, ठीक। यहाँ पर भी वही है, भंवर धारा में भी वही है, ठीक है ना। बस क्या है इसमें, ये उसके परिवर्तन का केवल विरोध कर देती है, ठीक। तो कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक वस्तु से जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा और वैद्युत बल उत्पन्न होंगे और ये उसका विरोध कर देगी, ठीक ना। और ये धाराएं क्या होती है? चक्करदार होती हैं। ये जो धाराएं उत्पन्न हुई हैं ये कैसी होती हैं? चक्करदार होती हैं, इसीलिए इन्हें धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के सभी क्वेश्चन आपको सभी उसके उत्तर जो हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो कल वीडियो आने वाला है ना हिंदी का, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन साबित होगा जब आप एग्ज़ाम देकर निकलेंगे, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो की, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या थी। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एवं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।